तो मेरी आवाज आ पा रही है सब लोगों को? हाँ सर। ओके। तो देखो बच्चों, ये इनिशियल स्टेट ऑफ द सर्किट है ना। और ईएमएफ ऑफ द सेल है। तो ये भी पूरा का पूरा सर्किट जो है वो सीरीज में है ना। अब सीरीज में है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इसका सर ये सी बाई टू C6 है। नहीं है, ये सर ये C5 है। ये C5 है तुम्हारे में? अच्छा, तो C6 कौन सा है? सर फाइंड द फाइनल चार्जेस इन द स्टेडी स्टेट ऑफ स्टेडी द। स्टेट वाला। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। तो इसको अपन क्लियर पेज कर देते हैं। सर समझ वो हो गया मैं। गया सॉल्व अभी। हो गया वो वाला। हाँ। ओके, तो फिर बताना नहीं है उसको। नहीं सर। ओके, और बोलो। और कोई डाउट? सर पार्ट 1 का B2। पार्ट 1 का B2 कौन सा? वो 3 अनचार्ज्ड कैपेसिटर ये वाला है क्या? हाँ सर। ओके, तो देखो बेटे इसमें क्या है। ये O है, ये A है, ये B है, ये D है। ठीक है, ये C1 है, ये C2 है, ये C3। C1 1 माइक्रोफेरेड दिया हुआ है। C2 जो है वो हमें दिया हुआ है कितना? 2 माइक्रोफेरेड। और C3 जो है वो हमें दिया हुआ है 3 माइक्रोफेरेड के बराबर। पोटेंशियल एट ABCD आर 10 वोल्ट, 25 वोल्ट, 20 वोल्ट। ABD पर, A पर है 10 वोल्ट, B पर है 25 वोल्ट, और D पर है 20 वोल्ट। और हाँ, अब O पॉइंट का पोटेंशियल अपने को पता करना है, तो मान लेते हैं कि O का पोटेंशियल X है। अब देखो ये 3 अनचार्ज्ड कैपेसिटर हैं, मतलब इनकी प्लेट्स पर ये सब कनेक्शन वगैरह करने से पहले, पोटेंशियल आने से पहले 0 0 0 चार्ज था। अब आप एक बात देखो बच्चों के, इन 3 प्लेट्स को आप सिस्टम मान लो। किसको? इसको, इधर वाली को, और इधर वाली को। तो ये तीनों मिलाकर के क्या एक आइसोलेटेड सिस्टम बना रहे हैं क्या? इनका एक्सटर्नल दुनिया से कोई कनेक्शन है क्या बच्चों? देखो, नहीं सर। इनके पास शुरू में 0 0 0 चार्ज था। अब अगर मान लो इनके पास कुछ चार्ज आया है, तो आपस में ही एक दूसरे से चार्ज गया होगा। ऐसे ही चार्ज आया होगा बच्चों, है ना। ये ऐसा हो सकता है कि इन दो से चार्ज आए और इस पे चला जाए, या इन दो से आए और इस पे चला जाए। क्या मैं बोल सकता हूँ इन तीनों का मिलाकर के टोटल चार्ज अभी भी 0 ही होना चाहिए? हाँ सर। मतलब कहने का मतलब है कि इस प्लेट को अगर मैं नाम दे देता हूँ L, इसको नाम दे देता हूँ M, इसको नाम दे देता हूँ N, तो चार्ज ऑन प्लेट L प्लस चार्ज ऑन प्लेट M प्लस चार्ज ऑन प्लेट N, ये मिलाकर के 0 होना चाहिए।
तो एल प्लेट पे कितना चार्ज है? x माइनस 10 इंटू C1 दैट इज 1 माइक्रोफेरेड। एम प्लेट पे कितना चार्ज है? x माइनस 25 इंटू 2 माइक्रोफेरेड। और डी प्लेट पे कितना चार्ज है? x माइनस 20 इंटू 3 माइक्रोफेरेड। ये बराबर होना चाहिए 0 के। तो यहां से क्या आ जाएगा बच्चों? x माइनस 10 प्लस 2x माइनस 50 प्लस 3x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। क्या आ जाएगा? 3x और 2x 5x, 5x और x 6x। तो 6x इज इक्वल टू 120। तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी? 20 वोल्ट के बराबर x की वैल्यू आ जाएगी। क्यों बेटे? हाँ सर। और बोलिए। सर C4। C4। अब C4 ये वाला है क्या? टेक द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी एज शोन यस इन सर। फिगर। हाँ यही वाला है ना? ओके। टेक द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी एज शोन इन द फिगर टू बी 100 वोल्ट। क्या है?
सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर। हाँ बच्चों, एम आई ऑडिबल? हाँ सर। ओके। ये बार बार बीच बीच में दिक्कत आ रही है बिकॉज ऑफ इंटरनेट कनेक्शन। देखो ऐसा है, 100 वोल्ट ये हमें दिया। ये बोल रहे हैं बी पॉइंट का पोटेंशियल 100 वोल्ट मानना है। बी का पोटेंशियल 100 होगा तो ये इसका भी 100 होगा, और यहाँ का 100 होगा तो इधर का 100 + 200 यानी 300 वोल्ट का पोटेंशियल ये आ जाएगा। तो ए का भी पोटेंशियल 300 वोल्ट का आएगा। अच्छा, अब एक बात बताओ, ये 60 और 30 माइक्रोफेरेड के कैपेसिटर ये दोनों सीरीज में है ना? हाँ सर। और 40 और 20 वाले कैपेसिटर भी सीरीज में है। यस सर। ऊपर वाले पूरी लाइन में टोटल ड्रॉप कितना आएगा? 60 और 30 के अक्रॉस मिला के कितना ड्रॉप आएगा? क्या ये 200 वोल्ट का ड्रॉप आ रहा है क्या? यस सर। और नीचे वाली लाइन में टोटल ड्रॉप कितना आ रहा है? 200 वोल्ट। ये भी 200 वोल्ट का आ रहा है। अब जब कैपेसिटर सीरीज में होते हैं तो ड्रॉप कैपेसिटेंस के इनवर्स रेशो में आता है ना, क्योंकि चार्ज तो सेम आएगा। सीरीज में है तो चार्ज तो सेम आएगा। तो C1 के अक्रॉस ड्रॉप आएगा Q/C1, और C2 के अक्रॉस ड्रॉप आएगा कितना? Q/C2। तो ड्रॉप क्या मैं बोल सकता हूँ, ड्रॉप इनवर्स रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस में आएगा। हाँ सर। तो 60 माइक्रोफेरेड के अक्रॉस ड्रॉप और 30 माइक्रोफेरेड के अक्रॉस ड्रॉप का जो रेशियो आएगा, क्या वो कैपेसिटेंस का रेशियो 2:1 है? तो ड्रॉप का रेशियो 1:2 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। ड्रॉप का रेशियो 1:2 आएगा। टोटल ड्रॉप 200 वोल्ट आ रहा है, उसको 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर दो, तो 1/3 इंटू 200, तो ये आ जाएगा 200/3 वोल्ट, है ना? और 30 माइक्रोफेरेड के अक्रॉस ड्रॉप आ जाएगा 2/3 इंटू 200 यानी 400/3 वोल्ट। ये ऐसा आ जाएगा। ये बात समझ में आती है? हाँ सर। अब देखो, 60 माइक्रोफेरेड के अक्रॉस 200/3 का ड्रॉप आया है, तो पोटेंशियल ऑफ पॉइंट सी कितना हो जाएगा? ए पॉइंट का पोटेंशियल 300 वोल्ट है, तो 300 में से 200/3 सब्ट्रैक्ट कर दूं मैं, तो ये हो जाएगा 900 - 200/3, यानी कितना? 700/3 वोल्ट का ड्रॉप आ जाएगा। नहीं? और यस सर। उसी तरह से पॉइंट डी का पोटेंशियल अगर लिखोगे, अच्छा, नीचे वाले दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस भी टोटल ड्रॉप 200 वोल्ट का आ रहा है, कैपेसिटेंस का रेशियो 2:1 का है, तो उसको 1:2 के रेशियो में डिवाइड करना पड़ेगा। 1:2 के रेशियो में डिवाइड करोगे तो 1/3 ऑफ 200, तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 40 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप आएगा 1/3 इंटू 200, मतलब कितना? 200/3 वोल्ट का ड्रॉप आएगा। तो डी पॉइंट का पोटेंशियल फिर से कितना हो जाएगा? 300 - 200/3, तो 900 - 200 यानी 700/3 वोल्ट का ड्रॉप इसके अक्रॉस। तो सी और डी दोनों का पोटेंशियल कितना हो गया? 700/3, 700/3। नहीं? हाँ तो सर, समझ गया सर। और बोलो बच्चों। अच्छा, पता है, ये आप लोग डायरेक्टली सिमेट्री से भी बोल सकते हो। ऊपर कैपेसिटेंस का रेशियो 2:1 है, नीचे भी 2:1 है, तो ये दोनों पॉइंट तो सेम पोटेंशियल पे होने ही चाहिए। ये तो व्हीट स्टोन की कंडीशन होती है ना बच्चों। हाँ सर। और बोलो। सर पार्ट 2 का ये A2 पार्ट 2 का।
पार्ट 2 का बेटे A2। A2। ओके, देखते हैं क्या है। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, टू isolated capacitors having charge Q1 and Q2 and radius R1 and R2, है ना। इनको हमने क्या किया, आर कनेक्टेड टू ईच अदर, एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया अपन ने। देखो हमें ये पता है कि पॉजिटिव चार्ज फ्लोस फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। क्यों बेटे? यस सर। तो दोनों का पोटेंशियल कंपेयर करना पड़ेगा। लेफ्ट वाले का पोटेंशियल कितना है, KQ1/R1। राइट वाले का पोटेंशियल कितना है, KQ2/R2। तो अगर मान लीजिए KQ1/R1 ऑलरेडी बराबर है KQ2/R2 के, इसका मतलब Q1 इंटू R2 ऑलरेडी बराबर है Q2 इंटू R1 के। इसका मतलब क्या हम बोल सकते हैं, पोटेंशियल्स आर ऑलरेडी इक्वल। यस सर। पोटेंशियल्स आर ऑलरेडी इक्वल, इसका मतलब क्या है, चार्ज विल नॉट फ्लो। और चार्ज विल नॉट फ्लो का मतलब क्या है, नो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, नो हीट जनरेटेड, है ना। और अगर KQ1/R1 बराबर नहीं होता किसके, KQ2/R2 के, तो क्या होता, चार्ज फ्लोस फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, है ना। इसका मतलब क्या है, हीट विल डेफिनेटली गेट जनरेटेड, जनरेट होना ही होना है, उसको तो आप कुछ नहीं कर सकते। एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज डेफिनेटली गोइंग टू डिक्रीज, वो भी डिक्रीज होना ही होना। और बोलिए बच्चों। सर B2 पार्ट 2 का। सर B1। B1, देखो ये कौन सा था बेटा, ये A2 था ना। यस सर। सर वो बी, लिख रहे थे। हाँ बेटे, सर नोट करना है। पेज लिख रहे थे। हाँ हाँ हाँ, लिख लो।
हो गया सर। B1 देखो B1 में क्या बोल रहे हैं बच्चों के work done against electric forces and increasing the potential difference of a condenser from 20 volt to 40 volt is W। ठीक है, एक कोई कैपेसिटर है और ये क्या हुआ है, एक कोई कैपेसिटर है जिसकी प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट था। 20 वोल्ट से हमें उसको कितना बनाना है बच्चों, 40 वोल्ट बनाना है। 20 वोल्ट से 40 वोल्ट बनाना है, तो उसमें W वर्क लगा हमको। कितना वर्क लगा, W। तो देखो मान लेते हैं उसका कैपेसिटेंस C है, तो फाइनल एनर्जी आपने कितनी कर दी उसकी, हाफ इंटू C इंटू 40 का स्क्वायर। इनिशियल एनर्जी कितनी हो गई, हाफ इंटू C इंटू 20 का स्क्वायर। तो वर्क डन हो जाएगा U फाइनल माइनस U इनिशियल, दैट इज हाफ C इंटू 40 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर। सर आपकी आवाज नहीं सर आ आपका आवाज नहीं आ रहा। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। तो बेटा ये एम आई ऑडिबल, आवाज आ रही है बच्चों मेरी? हाँ सर आ रही। यस 25 नहीं, बीच बीच में यार क्या है, ये कनेक्शन डिस्टर्ब हो रहा है, इस वजह से मेरे को चेक करना पड़ रहा है बार बार। 2500 माइनस 1600 तो कितना आ जाएगा ये, 900 है ना। ये W डैश इतना आ जाएगा, दोनों को डिवाइड कर दें हम तो इसका मतलब क्या होगा, W डिवाइडेड बाय W डैश, ये वैल्यू आ जाएगी 600C डिवाइडेड बाय 450C। तो 15 से हम कैंसिल कर दें तो W डिवाइडेड बाय W डैश की वैल्यू क्या आएगी, इतना। W डैश को कितना लिख सकते हैं, 3W/4।
ये बात समझ में आई बच्चों? और इसके बाद बोलिए, इसके बाद और क्या डाउट है? B1 के बाद सर B2। B2। देखिए B2 क्या है? The magnitude of change in steady state on either side of the plates of capacitor charge in steady state on either side, on either of the plates, the magnitude of charge। अच्छा, अरे बेटे देखो इसमें क्या हो गया, ये किस किस को आया? कैसे बताओगे किस किस को आया? मेरे को कुछ लोगों के नाम याद है। वेदांत, वेदांत तुमको आया क्या बेटे? यस सर। आ गया, वेरी गुड। और किसका नाम याद है मेरे को? एक और एक बच्चा है, वो उसका क्या है? ऑस्टाडिश। तुमको आ गया बेटे? नैतिक, नैतिक को आ गया क्या? सर मैंने इसको पहले ट्राई किया था जब आपने ये वाला पार्ट नहीं पढ़ाया था सर। अच्छा 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 अच्छा, स्टडी वाला पार्ट नहीं पढ़ा था तब ट्राई कर लिया होगा तुमने। हाँ सर। ओके, और किसको आया? कीर्ति, कीर्ति तुमको आ गया क्या बेटे? नहीं सर, ये नहीं आया। नहीं आया। अच्छा, एक बार सब लोग मेरे को बताओ, स्टडी स्टेट की कंडीशन क्या होती है? किसे बोलते हैं स्टडी स्टेट हम लोग? चार्ज चार्ज कांस्टेंट। कांस्टेंट। चार्ज ऑन कैपेसिटर कांस्टेंट हो जाता है। चार्ज ऑन कैपेसिटर कांस्टेंट हो जाता है, इसका मतलब कैपेसिटर वाली ब्रांच में करंट कितना हो जाता है? 0। 0। 0, है ना? तो क्या हम बोल सकते हैं कि स्टेडी स्टेट में करंट इस वाली ब्रांच में तो नहीं जाएगा, मतलब करंट सिर्फ ऐसे ही फ्लो होता रहेगा? हाँ सर। करंट सिर्फ ऐसे ही फ्लो होता रहेगा। और उस करंट को अगर मैं आई मान लेता हूं, तो ये करंट की क्या वैल्यू आएगी? ई अपॉन R+R2, ऐसा बोल सकते हैं अपन। हाँ सर। यस सर। करंट को लिख सकते हैं E अपॉन r+R2। अच्छा, अब अगर ये करंट इतना आ गया, तो ये जो कैपिटल R2 वाला जो रेजिस्टर है, इसके अक्रॉस ड्रॉप लिख देते हैं अपन। वो आ जाएगा IR2, दैट इज ER2 अपॉन R+R2। ये उस R2 वाले रेजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप इतना आ जाएगा। ठीक है, अब एक बात देखो बच्चों, मान लो कि R2 का लेफ्ट एंड जो है वो X पोटेंशियल पे है और राइट एंड Y पोटेंशियल पे है। तो ये Y और ये X ऐसा लिख सकता हूं मैं। हाँ अब सर। ऊपर वाली ब्रांच में तो करंट जा नहीं रहा, तो इसका मतलब रेजिस्टर में से भी करंट नहीं जा रहा है। और रेजिस्टर के लिए ओम्स लॉ लगा सकते हो कि करंट नहीं जा रहा तो पोटेंशियल ड्रॉप भी नहीं आ रहा होगा। तो इस रेजिस्टर का जो लेफ्ट एंड है वो वाई पोटेंशियल पे ही होगा। होगा या नहीं? होगा सर। यस सर। लेफ्ट एंड वाई पोटेंशियल पे ही होगा। तो इसका मतलब कैपेसिटर के अक्रॉस ड्रॉप Vx माइनस Vy आ गया, और वही ड्रॉप R2 के अक्रॉस भी है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? potential drop across capacitor in steady state is same as potential drop across R2. That means
which is ER2 upon R plus R2. तो इसका मतलब चार्ज ऑन कैपेसिटर कितना आ जाएगा? चार्ज ऑन कैपेसिटर आ जाएगा C into potential drop across capacitor, that is CER2 upon R plus R2. ये बात समझ में आती है बच्चों? हाँ हाँ सर। सर। यस सर। और बोलिए। अथर्व, बेटे तुमने किया है कि नहीं किया शीट? किया है तो डाउट पूछो भाई जल्दी। सर B4 B3 B4 B4 पार्ट 2 का B4 है ना? यस सर। ओके। B4 यही वाला है ना, इन द एडजॉइनिंग डायग्राम है ना? The parallel plate condenser of capacity C. Parallel plate condenser of capacity C. Okay. Parallel plate condenser of capacity C is connected to a battery and is charged to a potential V. C कैपेसिटेंस का कंडक्टर है, V वोल्ट तक हमने इसको चार्ज कर दिया। Another condenser of capacity 2C is connected to another battery and is charged to 2V. 2C को कितने तक चार्ज कर दिया हमने? 2V तक चार्ज कर दिया। और ये A ये B प्लेट बोल देते हैं, इसको C और इसको D बोल देते हैं। अब उसके बाद क्या किया बच्चों हमने? चार्जिंग बैटरीज तो हटा दी, कंडेंसर कनेक्टेड टू ईच अदर इन सच वे दैट द पॉजिटिव प्लेट ऑफ वन इज कनेक्टेड टू नेगेटिव प्लेट ऑफ अनदर। अरे बेटे ऐसा सवाल तो हमने किया हुआ है, देखो क्या होगा। हाँ ये सर, जो आ गया सर। ए प्लेट पे चार्ज CV हो जाएगा, B प्लेट पे -CV, C पे हो जाएगा 4CV, D पे हो जाएगा -4CV। अब इनके कहने का मतलब क्या है? A को D से कनेक्ट कर दिया हमने और A को कनेक्ट कर दिया D से और B को कनेक्ट कर दिया किससे? C से। ये C है और ये 2C है। अब A पे कितना चार्ज था पहले? CV और D पे था -4CV। अब जब हम इनको आपस में कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा? देखो इन दोनों प्लेट्स का चार्ज मिलाकर के कंजर्व रहेगा, उसी तरह से B और C का मिलाकर के भी कंजर्व रहेगा। अब देखो B का चार्ज पॉजिटिव होगा तो C का भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि कनेक्ट करने के बाद तो B और C सेम पोटेंशियल पे भी आ जाएंगे, है ना? तो आइदर राइट साइड इज एट हाई पोटेंशियल और लेफ्ट साइड इज एट हाई पोटेंशियल, है ना? इनमें से दो में से एक सिनेरियो हो सकता है। लेकिन अगर हम देखें तो B और C प्लेट का मिलाकर के चार्ज पहले पॉजिटिव था, तो क्या होना चाहिए? बाद में BC वाली साइड हाई पोटेंशियल पे होनी चाहिए, AD वाली लो पोटेंशियल पे होनी चाहिए। मान लेते हैं फाइनल कॉमन पोटेंशियल V डैश आ गया, तो B प्लेट का फाइनल चार्ज आ गया CV डैश और C प्लेट का फाइनल चार्ज आ गया 2CV डैश।
तो सी वी डैश प्लस 2 CV डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सी वी डैश प्लस 2 CV डैश की वैल्यू आ जाएगी -CV प्लस 4CV, मतलब 3CV डैश इज इक्वल टू 3CV। इसका मतलब V डैश की वैल्यू किसके बराबर आ गई? V के बराबर आ गई, है ना? हाँ अब सर, हमसे आएगा। पूछ क्या रहे हैं इसमें? फाइनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम पूछ रहे हैं। तो हाफ 3C इंटू वी डैश का स्क्वायर, इस तरह से फाइनल एनर्जी लिख सकते हो आप। तो वो आ जाएगा 3CV² बाई 2। और बोलो बच्चों। और बोलिए बच्चों, और क्या डाउट्स हैं? हो गया सर। हो गया, ओके। तो अब आगे पढ़ लेते हैं हम। पिछली बार हमने डाइलेक्ट्रिक्स वाला पार्ट पढ़ रहे थे, है ना? और हमने एक ऐसा सवाल किया था, देखो ये K1 है, ये K2 है। K1 डाइलेक्ट्रिक कुछ A1 एरिया ऑक्यूपाई करती है, K2 डाइलेक्ट्रिक कुछ A2 एरिया ऑक्यूपाई करती है। A1 वाली साइड पे चार्ज आया है Q1 और A2 वाली साइड पे चार्ज आया है Q2। तो हमें Q1 बाई Q2 का रेशो पता लगाना है। और σ1 बाई σ2 का रेशो पता लगाना है। क्या ये पता लगा सकते हैं बच्चों? और एनर्जी डेंसिटी इन डाइलेक्ट्रिक 1 अपॉन एनर्जी डेंसिटी इन डाइलेक्ट्रिक 2 का रेशो पता लगाना है। इन सब का रेशो हमें पता लगाना है बच्चों। तो कैसे पता कर सकते हैं भाई? अच्छा, क्या
आप ये देख सकते हो कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस इधर से इधर तक है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इधर से इधर तक भी होगा। यस सर। इसका मतलब जो अगर मैं लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड को E1 कहूं और राइट साइड के इलेक्ट्रिक फील्ड को E2 कहूं तो क्या मैं बोल सकता हूं E1 बराबर होगा E2 के? यस सर। इसका मतलब नहीं, E1 E2 के बराबर कैसे होगा? डायरेक्टली थोड़ी बोल सकते हैं अपन। E1 को लिखेंगे V/D और E2 को भी लिखेंगे कितना? V/D। E1 को लिखेंगे V/D, E2 को भी लिखेंगे V/D। इसका मतलब यहां से हम कंक्लूड कर पाएंगे कि E1 और E2 बराबर है। और क्योंकि E1 और E2 बराबर हैं तो E1 को मैं क्या लिख सकता हूं? Q1/K1 A1 एप्सिलॉन नॉट। और E2 को क्या लिख सकते हैं? Q2/K2 A2 एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब Q1/Q2 का क्या रेशो आ जाएगा बच्चों? K1 A1 डिवाइडेड बाय K2 A2। ठीक है। ऑल्सो जैसे ये वाली जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में Q1/A1 को σ1 लिख सकते हैं। तो σ1/K1 एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर है? σ2/K2 एप्सिलॉन नॉट के। तो एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया। इसका मतलब σ1/σ2 की वैल्यू कितनी आ गई? K1/K2 के बराबर। ये बात समझ में आती है बच्चों? यस सर। यस सर। अब लास्ट पार्ट में हमें एनर्जी डेंसिटी के रेशियो पता लगाना है ना? तो देखो बच्चों, एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, है ना? तो एनर्जी डेंसिटी इन पार्ट 1 अपॉन एनर्जी डेंसिटी इन पार्ट 2 को क्या लिख देंगे? एनर्जी इन पार्ट 1 डिवाइडेड बाय उसका वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एनर्जी इन पार्ट 2 डिवाइडेड बाय उसका वॉल्यूम। पार्ट 1 में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है? हाफ C1V²। और उसका वॉल्यूम लिखना होगा तो हम लिख देंगे उसका एरिया इनटू डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। और पार्ट 2 में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है? हाफ C2V²। और उसका वॉल्यूम लिखना होगा तो उसका एरिया मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। तो V² से V² कैंसिल हो जाएगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? C1/C2 इंटू A2/A1। C1/C2 इंटू A2/A1। ये एनर्जी डेंसिटी का इतना रेशो आ जाएगा। और C1 क्या है? पार्ट 1 का कैपेसिटेंस। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? अगले पेज पे लिख लें। एनर्जी डेंसिटी इन पार्ट 1 अपॉन एनर्जी डेंसिटी इन पार्ट 2 को मैं लिख दूंगा, C1 को लिख दूंगा K1 A1 एप्सिलॉन नॉट बाई D। और C2 को लिख दूंगा K2 A2 एप्सिलॉन नॉट बाई D इंटू
A2 बाई A1। तो A2 से A2 कैंसिल हो जाएगा, A1 से A1 कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट। तो एनर्जी डेंसिटी का रेशो K1/K2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यस सर। एनर्जी डेंसिटी का जो रेशो आ जाएगा वो आ जाएगा K1/K2। इसको एक और तरीके से भी आप समझ सकते थे कि एनर्जी डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू ई स्क्वायर। तो पार्ट 1 में एनर्जी डेंसिटी आप लिखोगे एनर्जी डेंसिटी इन पार्ट 1 डिवाइडेड बाय एनर्जी डेंसिटी इन पार्ट 2। तो पार्ट 1 में एनर्जी डेंसिटी हो जाएगी हाफ एप्सिलॉन नॉट, उसका रिलेटिव परमिटिविटी यानी K1 इंटू ई का स्क्वायर। तो ई को लिखेंगे V/D का स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू K2 इंटू V/D का स्क्वायर। तो V/D के स्क्वायर से V/D का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू K1/K2 के बराबर आ जाएगी कि नहीं? यस सर। इस तरह से भी हम देख सकते थे कि एनर्जी डेंसिटी का रेशियो K1/K2 आएगा। मैंने दोनों तरीके से इसलिए बता दिया कि बेटे क्या है, ये पता होना चाहिए, है ना। हम भले ही एग्जाम में किसी एक मेथड से करें, लेकिन क्या है, देखो, लुक एट द साइकोलॉजी। एक बच्चे की एग्जाम में लिखते समय साइकोलॉजी क्या होती है कि उसको, तो उसने, उसके दिमाग में एक मेथड आया, उस एक मेथड से K1/K2 आंसर आ गया, है ना। लेकिन क्या होगा, आपको ये याद है यार, सेकंड मेथड से भी तो कर सकता था मैं इसको, हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर वाले फॉर्मूले से भी तो कर सकता था, है ना। यार उससे क्या आएगा, क्या पता उससे कोई और आंसर आएगा कि नहीं आएगा। अब बात क्या है कि जैसे ही ये थॉट आपके दिमाग में आएगा, आप K1/K2 वाले ऑप्शन को मार्क करने में थोड़ा सा हेजिटेट करोगे, आपको लगेगा यार कहीं नेगेटिव ना हो जाए। अच्छा, दूसरे वाले मेथड से जब आप लिखने जाओगे तो मतलब, तो बात क्या है कि वाइल प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस, अगर आपके दिमाग में कोई और मेथड आ रहा है तो आप उस मेथड से सॉल्व करके देखो एंड अश्योर हो जाओ ड्यूरिंग योर स्टडीज, ड्यूरिंग योर प्रैक्टिस, बिफोर टेकिंग द फाइनल जेई एग्जाम। आप बिल्कुल अश्योर हो जाओ कि हाँ, ये 2-3 मेथड होते हैं, आंसर सबसे सेम ही आता है, बस क्या है, मेरे को तो किसी एक मेथड से करके लगा देना, है ना। तो वो बच्चा जो कि जितना ज्यादा अश्योर्ड है अपने आप में, जितना ज्यादा कॉन्फिडेंट है, वो आंसर को मार्क करके आएगा। हाफ ऑफ द बैटल इज कॉन्सेप्ट, हाफ ऑफ द बैटल इज माइंड गेम्स, अबाउट माइंड गेम्स, है ना। तो वो उस तरह का माइंड गेम्स तो खेलते रहते हैं। और बोलिए बच्चों। अच्छा, तो ये अभी अपन तो थ्योरी पढ़ रहे थे, मेरे को लगा कि डिस्कशन कर रहे हैं। ये इस तरह के डायलेक्ट्रिक्स वाले सवाल बनते हैं, है ना। और देखो, और डायलेक्ट्रिक्स में किस तरह के सवाल बनते हैं। मान लीजिए हमें ऐसा कुछ क्वेश्चन दे दिया जाए कि ये दो कैपेसिटर की प्लेट्स हैं और
ये डाइलेक्ट्रिक की स्लैब्स हैं, ये K1 है, ये K2 है, ये K3 है ना। हमें मान लो इतना एरिया दिया हुआ है कुछ A1, और इधर वाला एरिया दिया हुआ है A2। ये वाला सेपरेशन है कुछ D1 के, और इधर वाला सेपरेशन है कुछ D2 के। तो हमें क्या करना है, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस of the given system. Find the equivalent capacitance of the given system. ये हमें पता करना है। अब देखो इसमें कैसे करेंगे बच्चों। इतने पार्ट को अगर तुम कंसिडर करोगे तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस इस पूरे पार्ट में आ रहा है, उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इस राइट वाले पार्ट में भी आ रहा होगा कि नहीं आ रहा। यस सर। जितना पोटेंशियल डिफरेंस लेफ्ट वाले पार्ट में आ रहा है, उतना ही राइट वाले पार्ट में भी आ रहा होगा। इसका मतलब ये दोनों पैरेलल में है, ऐसा बोल सकता हूँ। और इतना वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इन दोनों में पोटेंशियल ड्रॉप का सम टोटल V के बराबर आ रहा होगा। तो बेसिकली मैं क्या कर सकता हूँ, इस सर्किट का इक्विवेलेंट डायग्राम मैं ऐसा बना सकता हूँ कि एक तो मेरे पास कैपेसिटर ऐसा है और दो कैपेसिटर्स हमारे पास सीरीज में अलग अलग लगे हुए। इस कैपेसिटर को C1 कह दो, इसको C2 कह दो, इसको C3 कह दो। तो C1 का कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, K1 A1 एप्सिलॉन नॉट बाई D। C2 का कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, K2 A2 एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D1। और C3 का कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, K3 A2 एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D2। और पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर आपको पता करना है तो C2 और C3 का इक्विवेलेंट हो जाएगा C2 C3 अपॉन C2 प्लस C3, और उसके साथ ऐड कर देंगे C1। तो पूरे सिस्टम का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमारे पास आ जाएगा। ये बात समझ में आती है? यस Yes, सर। sir.
है ना। अच्छा, अगले पेज पे चलें भाई। यस मान लो हमें एक कुछ ऐसा कैपेसिटेंस दिया जा रहा है, ये दो प्लेट्स हैं, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इस तरह की हमने उसमें इंसर्ट करी है, एक स्लैब ऐसी है, एक स्लैब ऐसी। ये K1 है, ये K2 है, ये K3। ठीक है, इतना एरिया A1 है, इतना एरिया A2, ये वाला D1 है, इधर वाला D2। ठीक है, या इसको उल्टा लिख लो, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो इसका मुझे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पता करना है। तो वो कैसे पता करेंगे बच्चों? देखो, मैं तुम्हें दो ऑप्शन देता हूं। एक ऑप्शन ये है कि और दूसरा ऑप्शन ये है कि है ना, कौन सा डायग्राम सही होना चाहिए, लेफ्ट वाला राइट वाला? राइट वन हाँ सर, राइट वाला। राइट वाला। राइट वाला सही होना चाहिए। अब देखो, पहले मैं तुम्हें ये बताऊं कि लेफ्ट वाले में क्या सोच रखी है हमने और राइट वाले में क्या सोच रखी है ना। सर हम देखो, K1 सेट कर सकते हैं। लेफ्ट वाले में मैंने क्या किया है, मैंने इतने पार्ट को एक सिस्टम मान लिया, है ना, और मैंने कहा कि जितना ड्रॉप यहाँ हो रहा है प्लस जितना ड्रॉप यहाँ हो रहा है, तो टोटल ड्रॉप V के बराबर है ना। इसका ड्रॉप प्लस इसका ड्रॉप इक्वल टू द टोटल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर प्लेट्स। और इन दोनों को ऐसे मैंने एक सिस्टम मान करके यहाँ जो ड्रॉप आ रहा है, इधर जो ड्रॉप आ रहा है, वो टोटल ड्रॉप मिला करके मैंने ये कर दिया। ठीक है, और फाइनली मैंने इन दोनों प्लेट्स को आपस में कनेक्ट कर दिया, है ना। इन दोनों प्लेट्स को आपस में कनेक्ट करने का मतलब क्या है, ऊपर वाली पूरी प्लेट को सेम पोटेंशियल पे मान लिया। ठीक है, और नीचे वाली
दोनों प्लेट को कनेक्ट कर दिया तो इनको सेम पोटेंशियल पे मान लिया, राइट, है ना। इधर हमने क्या किया, हमने कहा कि भाई देखो ये पूरा पॉइंट सेम पोटेंशियल पे मान लिया हमने इस वाले में, सेकंड वाले डायग्राम में हम बोल रहे हैं ये ऑल दीज पॉइंट्स आर एट सेम पोटेंशियल, सिमिलरली these all such points are also at same potential, ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि हमने ये पूरा कनेक्ट कर दिया है इधर। देखो ऊपर वाली पूरी प्लेट तो सेम पोटेंशियल पे है, इसमें देयर इज नो डाउट, लेकिन क्या ये वाला हिस्सा भी सेम पोटेंशियल पे मान सकते हैं अपन? ये एडिशनल हमने अपने मर्जी से ये वाला पार्ट किया है ना, उसकी वजह से क्या है, 1 इज डेफिनेटली करेक्ट, 1 में तो कोई डाउट ही नहीं है, सेकंड सही नहीं है, सेकंड इन सम स्पेशल केसेस सेकंड में आल्सो टर्न आउट टू बी करेक्ट, है ना। अगर जैसे इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम हो जाए अगर, तो फिर सेकंड भी सही हो जाएगा, वो एक अलग बात है, लेकिन जनरली स्पीकिंग सेकंड वाला सही नहीं है फॉर द सेम रीजन कि ये वाला जो रीजन है पूरा सेम पोटेंशियल पे, ऐसा नहीं बोल सकते क्योंकि ये कंडक्टर तो नहीं है ना बेटा, ये तो डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक तो एक नॉन कंडक्टर होता है, कंडक्टर की तो प्रॉपर्टी होती है उसका हर पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होता है, वी कैन नॉट से द सेम थिंग फॉर अ नॉन कंडक्टर और अ डाइलेक्ट्रिक। क्या ये बात समझ में आती है? हाँ सर। तो इस वजह से क्या है, इसको आपको बोलना पड़ेगा C1, इसको बोल देते हैं C1 डैश, इधर वाले को बोल देते हैं C2, इधर वाले को बोल देंगे C3, तो C1 आ जाएगा मेरा K1 A1 एप्सिलॉन नॉट बाई D1, और C1 डैश कितना आ जाएगा, K1 A2 एप्सिलॉन नॉट बाई D1, और C2 कितना आ जाएगा, C2 आ जाएगा K2 A1 एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D2, और C3 कितना आ जाएगा, K3 A2 एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D2। क्यों बेटे, ये बात समझ में आती? यस सर। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट केस है बेटा, इसमें क्या है कई लोग गलती करते हैं, है ना, हर बार, मतलब मैं 12 साल से पढ़ा रहा हूं अब, और क्या है वेरी रेयरली इट हैज हैपेंड कि जब ये सवाल मैं पूछता हूं तो लोग, हाँ इस वाले को पता है कब आंसर बता देते हैं, जब मैं पहले ये वाला डायग्राम अगर बना दिया, मैंने पहला डायग्राम ये बना दिया और दूसरा ये बना दिया, तो क्या है कुछ लोग इसको बता देते हैं, अगेन साइकोलॉजी, साइकोलॉजी बड़ा मस्त चीज होता है, क्या है कि ज्यादातर बच्चे को लगता है यार पहला वाला तो सर ने गलत ही बनाया होगा, दूसरा वाला सही बनाया होगा शायद, है ना। तो उसके बाद से क्या है, आजकल मैं पहला वाला सही बना देता हूँ, आई डू अ रिवर्स साइकोलॉजी, के सोचेंगे कि पहला वाला तो गलत ही बनाया होगा, तो मैं उसी को सही मार्क बना देता हूँ। तो क्या है देखो, ये दूसरा वाला पता है क्यों बनाते हैं, क्योंकि डिजाइन इसकी ज्यादा रिजेंबल करती है इससे, है ना। डिजाइन के तौर पर अगर देखें, आर्ट वर्क के हिसाब से देखें तो ये वाला ज्यादा रिजेंबल करता है ना बच्चों, शायद ऐसा ही इसीलिए ही मार्क किया था ना तुमने भी। हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। ज्यादातर लोग सोचते हैं यार ये वाला ज्यादा नीट एंड क्लीन है,
इसमें ये काटा कूटा नहीं करना पड़ा, इसमें तो सर ने पता नहीं इसको यहाँ से काट दिया है ना, और फर्स्ट वाले में तो बीच में से K1 डाइलेक्ट्रिक के भी 2 टुकड़े कर दिए। देखो हमें क्या सोचना है, इलेक्ट्रिकली सोचना है अपने को, हमें डिजाइनी तौर पे नहीं सोचना, इलेक्ट्रिकली सोचना है, कनेक्शंस के तौर पे सोचना है। क्या जहां पर जो मैंने सेम कुछ पॉइंट्स को कनेक्ट कर दिया है, क्या वो वाकई में सेम पोटेंशियल पे थे ओरिजिनल सर्किट में या नहीं? अगर सेम पोटेंशियल पे थे तब तो कनेक्ट करना ठीक है, लेकिन नहीं थे सेम पोटेंशियल पे और जबरदस्ती कनेक्ट कर दिया है तो वो बिल्कुल गलत है ना। तो ये चीज समझ में आती है बच्चों? यस सर। यस सर। फिर उसके बाद अगली चीज जो हमें देखनी है वो क्या है, फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक स्लैब by charged capacitor plates. देखो अभी इसके बारे में मैं तुम्हें सिर्फ इतना सा पार्ट बताऊंगा, ज्यादा डिटेल में इसको अपन अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज सिर्फ मैं इतना सा पार्ट इसको बताऊंगा, क्या कि ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और नीचे वाली नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। इन प्लेट्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम देखते हैं तो हम तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में शो कर देते हैं, जो कि सही भी है अगर आप बीच वाले रीजन के बारे में बात कर रहे हो। लेकिन अगर आप प्लेट्स के राइट या लेफ्ट वाले रीजन की बात कर रहे हो तो वहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस पूरी तरह से प्लेट्स के परपेंडिकुलर नहीं होती, कुछ इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस होती। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। यस सर। वो होंगी, क्योंकि देखो बीच में तो क्या होगा, ये पैरेलल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा। बीच में आप हो तो उसके लेफ्ट में भी चार्ज है, राइट में भी चार्ज है, तो पैरेलल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा। लेकिन बिल्कुल साइड में चले जाओगे तो कैंसिल नहीं होगा। तो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है ना, ये जो फील्ड है इसको फ्रिंजिंग फील्ड भी बोलते हैं। इस फील्ड को क्या नाम बोलते हैं? फ्रिंजिंग फील्ड। ठीक है, ये फ्रिंजिंग फील्ड की वजह से क्या होता है बच्चों, कि जब हम इस चार्ज्ड कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब लेकर के आते हैं तो वो डाइलेक्ट्रिक स्लैब पे कुछ बाउंडेड चार्जेस इंड्यूस हो जाते हैं ना बच्चों। और बाउंडेड चार्जेस कैसे इंड्यूस होते हैं, पॉजिटिव वाली साइड के पास में नेगेटिव बाउंडेड चार्ज इंड्यूस हो जाते हैं और नेगेटिव के पास में पॉजिटिव बाउंडेड चार्जेस इंड्यूस हो जाते हैं। अब देखो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है यहाँ पे, और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह की है ना। ठीक है, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, देखो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तो ये जो डाइलेक्ट्रिक पे नेगेटिव चार्ज है, क्या उस पे बोल सकता हूँ फोर्स इस तरह से लगना चाहिए? यस सर। यस सर। है ना। और जो पॉजिटिव चार्ज है बाउंडेड चार्ज,
उस पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में फोर्स लगना चाहिए। ये जो डायरेक्शन मैंने दिखा रखी है इसी डायरेक्शन में फोर्स लगना चाहिए, तो उस पे तो फोर्स ऐसे ही लग जाएगा। पॉजिटिव बाउंडेड चार्ज पे तो फोर्स इसी तरह से लग जाएगा, लग जाएगा कि नहीं? हाँ सर। तो इन दोनों का जब अपन लोग रिजल्टेंट निकालेंगे तो वो रिजल्टेंट फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में स्लैब पे आ जाएगा। बोलिए बच्चों। Yes, sir. रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो स्लैब पर अंदर की तरफ आ जाएगा, है ना? तो क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब को ना कैपेसिटर की प्लेट्स दे पुल इनसाइड, अंदर की तरफ पुल करती हैं, है ना? मतलब डाइलेक्ट्रिक स्लैब को अगर हम छोड़ दें तो ये एक्सेलरेट करता हुआ मूव करेगा अंदर, ठीक है? तो हम जो एक पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं वो क्या लिख सकते हैं कि चार्ज्ड कैपेसिटर प्लेट्स पुल dielectric slab inside the region between the plates, है ना? और जो फोर्स आता है ना, जो फोर्स लगाती है, उस फोर्स का मैं एक्सप्रेशन अभी लिख दे रहा हूं, डिराइव अगली क्लास में करेंगे। फोर्स आता है हाफ K-1 L एप्सिलॉन नॉट बाई D इंटू V स्क्वायर। जहां पर ये जो सिंबल्स हैं इनके मीनिंग क्या है? के तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द स्लैब, ये तो आप समझ ही गए होंगे। एल क्या है? एल इज लीनियर डायमेंशन ऑफ कैपेसिटर प्लेट्स, है ना? उसको हमने अज्यूमिंग स्क्वायर प्लेट्स है ना? एल क्रॉस एल डायमेंशन की स्क्वायर प्लेट्स हमने अज्यूम किया है। डी क्या है? डी इज separation between the plates and V is instantaneous potential drop between the plates, है ना? देखो, अगर जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब को आप प्लेट्स के बीच में इंसर्ट कर रहे हो और उस समय पर आपने प्लेट्स को एक बैटरी से कनेक्ट करके रखा हुआ है, तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तब तो क्या है, दिक्कत वाली बात से मेरा मतलब क्या है? दिक्कत वाली बात तो कभी भी नहीं है। कहने का मतलब है तब V कांस्टेंट हो जाएगा। उस केस में ये जो V है, जो V यहाँ आ रहा है वो कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये फोर्स कांस्टेंट हो जाएगा इस केस, है ना? लेकिन अगर आपने क्या किया, प्लेट्स को चार्ज दे दिया और आइसोलेट कर दिया, ठीक है, और फिर आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब उसमें इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तो फोर्स का फॉर्मूला तो वही रहेगा, हाफ K-1 L एप्सिलॉन नॉट बाई D इंटू V स्क्वायर। लेकिन इस केस में क्या होगा, ग्रेजुअली V विल डिक्रीज,
डिक्रीज होगा कि नहीं होगा इसमें, क्योंकि v को हम लिखेंगे q बाई सी। जैसे जैसे ये स्लैब अंदर जाती जाएगी कैपेसिटेंस बढ़ता जाएगा, कैपेसिटेंस बढ़ता जाएगा तो v की वैल्यू कम होती जाएगी। इसका मतलब इसमें धीरे धीरे फोर्स कम होता जाएगा इस वाले सिनेरियो में। कब? जब व्हेन प्लेट्स आर डिसकनेक्टेड। और इस सिनेरियो में क्या होगा? फोर्स कांस्टेंट रहेगा। समझ में आई बात बच्चों? Yes, sir. ठीक है, तो ये हमारा क्या है, इसका थ्योरी है। ये फोर्स इतना कैसे आया ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना पढ़ते हैं। और आज का यूनिट टेस्ट आप लोगों का हो गया या शिफ्ट हो गया या कब होने वाला है? हो Sir, गया हो सर। हो गया। यस ओके, कैसा रहा भाई आज वाला? सर, फिजिक्स अच्छा था। ओके ओके बच्चों, ठीक है, तो कल मिलते हैं, है ना? अभी आप जो है इसका ये सेक्शन कर सकते हो बच्चों, है ना? ये जो लास्ट वाला डाइलेक्ट्रिक वाला सेक्शन है वो आप अटेंड कर सकते हो। ये जो थ्योरी अपन ने पढ़ा है 3-4 पेज का, इससे हो जाएगा। फोर्स वाले क्वेश्चंस भी हो जाएंगे तुम्हारे, है ना? सर ये फोर्स चार्जेस पे लगता है या स्लैब पे लगता है? स्लैब पे। स्लैब भाई, चार्जेस कहाँ पे आए हैं? स्लैब पे ही तो आए हैं। चार्जेस कहाँ पे आए हैं भाई? स्लैब पे। स्लैब स्लैब पे ही तो चार्जेस आए हैं, तो स्लैब पे ही लगेगा ऑफ कोर्स। हाँ सर। टू बी प्रिसाइज, चार्जेस ऑन द स्लैब ऐसे लग रहा है, राइट? चार्जेस ऑन द स्लैब। सर ये अपने आप हमने अगर क्या स्लैब बोल को रहे हो? इंसर्ट कर दिया तो ये खींच लेगा ना? वो अपने आप खींच लेगा, है ना? लेकिन अगर आप चाहते हो कि स्लोली स्लोली जाए तो आपको फोर्स लगा के रखना पड़ेगा। आपने छोड़ दिया तब भी वो अपने आप तो पहुंच ही जाएगा अंदर। ओके सर। ठीक है। यस सर।